ओके बेटा, देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? यस सर, हो रही है। ओके बेटा, अच्छा न्यूक्लियर फिजिक्स है हमारा, दो हिस्सों में स्प्लिट है, हाफ लाइफ तक इसको हमने हाफ लाइफ तक पढ़ना है, कुछ बीच में से आर्टिकल स्किप है, तो इसके अंदर यस हाफ लाइफ तक है हमारे पास ये, और उसका अगला आर्टिकल सारा थ्योरी बेस्ड है। तो हम देखते हैं, ये दो हिस्सों में स्प्लिट है, आज और कल हमने हाफ लाइफ तक पढ़ना है, काफी सारे पॉइंट्स नहीं है बीच में, वो हम साथ साथ बताते चले। तो मगर हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स पॉइंट 1 से। देखें, न्यूक्लियर फिजिक्स पहली जनरल इंफॉर्मेशन है हमारे पास, द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर एंड देयर इंटरेक्शन स्पेसिफिकली इन जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये है एमसीक्यूज आपके सिंपल से। रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस ये पूछे जाते हैं, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। अब एटॉमिक न्यूक्लियस बेसिकली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर होता है। हमारे पास यहाँ पे साइज ऑफ न्यूक्लियस एमसीक्यू में आता है 10 की पावर -15 से 10 की पावर -14 मीटर होता है, जिसको अगर हम एमसीक्यू की फॉर्म में लिखे तो हम 1 फर्मी लिखते हैं। 1 फर्मी का मतलब है 10 की पावर -15 मीटर, जैसा आपने 1 एंगस्ट्रॉम पढ़ा था ना आपने, कि वो कितना होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है ना बेटा। तो अगर आपसे पूछा जाए फर्मी के अंदर, तो फर्मी याद रखिएगा कभी 10 की पावर -15 नहीं होगा, फर्मी में मीटर की टर्म आपको साथ में अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है। अब साइज ऑफ रेडियस ऑफ एटम की बात करते हैं, वो 10 की पावर -10 या 1 एंगस्ट्रॉम होता है, तो आपने 1 फर्मी या 1 एंगस्ट्रॉम आपने याद रखना है। इंटायर पॉजिटिव चार्ज, जो इंटायर पॉजिटिव चार्ज है एंड 99% मैस, वो किसमें होता है हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर होता है। मैस ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 की पावर -27, और जो एटॉमिक मैस यूनिट में लिखा जाए तो 1.0072 यू होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम। अब न्यूट्रॉन का जो मैस है, अब हम यहाँ पर चूंकि वैसे तो हम जब चैप्टर नंबर 12 पढ़ते हैं तो वहां पर 13 में जहां पे हमारे पास चार्ज की जो वैल्यू इस्तेमाल होती है तो 1.6 होती है, और मैस भी हम लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन का 1.67 ही यूज करते हैं। मगर जब आपसे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर बड़ा स्पेसिफिकली करके न्यूट्रॉन का मैस या प्रोटॉन्स का मैस पे पूछे कौन बड़ा है, तो क्या बताएंगे, कौन सा बड़ा मैस है आपके पास? न्यूट्रॉन का मैस बड़ा है, तो आपने बताना है कि मैस ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर होगा मैस ऑफ प्रोटॉन से। तो ये एक बड़ा सिंपल सा बेसिक सा एमसीक्यू पूछा जाता है। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। इवन आपको एटॉमिक मैस यूनिट की दोनों की वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, ठीक है, कि प्रोटॉन का 7.2 होता है और न्यूट्रॉन का 8.6 की फॉर्म में होता है। और 1 एटॉमिक मैस यूनिट कितना होता है, 1.66 10 की पावर -27 kg होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं, ये केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं, प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर, सब के सब हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम न्यूट्रॉन नंबर की बात करते हैं जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम बात करते हैं एटॉमिक मैस, मैस नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर, जिसमें हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर का सम होता है, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लिखेंगे यहां से अगर न्यूट्रॉन नंबर निकालना हो तो Na-Z आएगा। अब ये यूरेनियम का हमने एक आइसोटोप कंसीडर किया, यूरेनियम 238। अब जब यूरेनियम 238 किया तो जो 238 है, जो लार्जर वैल्यू नजर आ रही है, अंडरस्टूड है, ये एटॉमिक मैस होगी, इसमें सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों आ रहा है। और जो 92 है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है या चार्ज नंबर है या प्रोटॉन नंबर है, तो वो आ गया 92। अब यहां पर आपसे कहता है कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करें, तो वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, 238 - 92 विच इज इक्वल टू 146 N आ जाता है। सिमिलरली अगर हीलियम है, हीलियम में पूछ लेते हैं आपसे इसका प्रोटॉन नंबर क्या है, तो आप कहेंगे 2 है, इसका जो एटॉमिक मास है 4 है, तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएगा 4 - 2 2 आ जाएगा। अब आता है हमारे पास जो मेन आर्टिकल है हमारा, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स, इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइसोटोप्स, प्रोटॉन कह लें, ये मैंने प्रोटॉन P को हाईलाइट किया हुआ, मैंने लिखा इसमें प्रोटॉन नंबर सेम होता है। न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम Z एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक, हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर जो लफ्ज की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का जिक्र किया जाता है, तो आपने इन दो को जरा स्पेशली ध्यान रखना है, कहीं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में कंफ्यूजन ना हो। अब हम बात करते हैं, सेम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं,
प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ये जो हमारे पास प्रोटियम है, इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। मुझे ये बताएं, ड्यूटेरियम है, इसका जो न्यूक्लियस का नाम क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? सर ट्रिटियम का ट्राइटॉन, ड्यूटेरियम का ड्यूट्रॉन। शाबाश, एक्सीलेंट। इनके ये नाम याद है ना, इसके नाम पूछे जा चुके हैं। इसका ड्यूट्रॉन होता है और ट्राइटॉन होता है। ओके, फिर हीलियम के आइसोटोप्स, हम 2 हीलियम के आइसोटोप्स लेते हैं। ये अच्छी खासी तगड़ी गैस है ये हमारे पास। हम अब इसको पढ़ेंगे सन रिएक्शंस के अंदर भी। तो ये यूरेनियम के कुछ आइसोटोप्स लिखे हुए हैं, यूरेनियम 235, 238, 233 जो बड़े फेमस। और यूरेनियम की हम बात करते हैं 231 से लेके 230 तक ऑलमोस्ट 8 आइसोटोप्स होते हैं इसके। वैसे अब थोड़े ज्यादा भी हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, मगर हम लोग ये बुक की स्टेटमेंट में साथ हमारे पास सबसे ज्यादा जो आइसोटोप्स पाए जाते हैं वो जिनॉन और सीजियम के हैं, जो मैक्सिमम आइसोटोप्स 36 है। ये आपने याद रखना, ये एमसीक्यू के अंदर आता है। फिर आता है आइसोटोन्स। इस आइसोटोन्स में मैंने पी को हाईलाइट किया, प्रोटॉन नंबर सेम है। तो आइसोटोन्स की बात करें, इसमें क्या रहेगा? इनमें न्यूट्रॉन जो है वो सेम रहेंगे। न्यूक्लियाई और डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मैं एक बात बता दूंगा आपको, इसमें आपको डिफरेंट आप लोगों ने देखे होंगे, आपको यहाँ पर दिए जाते हैं 3-4 जो है आपको एलिमेंट्स दिए जाते हैं, बताते हैं, पूछते हैं आपसे कि ये बताएं ये आइसोटोन्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसोटोप्स हैं, क्या हैं? तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या बन रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ये मैंने कुछ लिखे हुए, SCl, AR, K पोटेशियम, Ca, इनके देखें, सबके देखें, इसका जो ऊपर लिखा हुआ है एटॉमिक मास लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे लिखा हुआ एटॉमिक नंबर। इनका सबका अगर आप डिफरेंस लें, सबका डिफरेंस लें, कितना आ रहा है? इन सब में न्यूट्रॉन नंबर कितना आ रहा है? सेम आ रहा है, जो कि 20 आ रहा है, ठीक है। इन सब में सेम आ रहा है। यहाँ पे प्रोटॉन कार्बन देखें, इसमें देखिएगा कि B12 - 5 7, इसका 13 - 6 7, इसका मतलब है इनके भी न्यूट्रॉन नंबर सेम आ रहे हैं। फिर आप यहाँ पर देखिए हीलियम का आइसोटोप्स लें, एक आपका यहाँ पे ट्रिटियम लिया है, इसके अंदर भी अगर आप देखें कि यहाँ पर इनके जो न्यूट्रॉन नंबर है वो क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी एक दूसरे के क्या बने? आइसोटोन्स बनेंगे। आइसोटोन्स की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये दोनों पर्सपेक्टिव से डिफरेंट होता है, मगर ऊपर जो है आइसोटोप्स जो हमने पढ़ा था उनका क्या होता है? दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स में मैंने ए को क्या किया? हाईलाइट कर रहा हूं ताकि पता चल सके इसमें एटॉमिक मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। न्यूक्लियर डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास। और यहाँ पर देखें ऊपर अगर आप गौर करें, डिफरेंट मैंने लिखे हुए एलिमेंट्स, उन सबके एटॉमिक मासेस क्या हैं? सेम है सब, डिफरेंट सबके उनके आइसोटोप्स लेके, उनके आइसोटोप्स डिफरेंट मटेरियल के एलिमेंट्स के आपस में, ये सारे सारे आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोबार्स कहलाएंगे, ठीक है। कार्बन और नाइट्रोजन में ले रही है यहाँ पे, इनका भी यही कहलाएगा। दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि आइसोटोन्स हो या आइसोबार्स हो, इनकी दोनों डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। मास स्पेक्ट्रोग्राफ हमारे आर्टिकल में शामिल नहीं है। मास डिफेक्ट, देखिए मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी भी नहीं है, मगर मास डिफेक्ट मैं पर्सनल कहता हूं कि इसका फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। आपको पता है इसका लास्ट, इसके भी हमने पिछले एक पीएमसी में भी इसके 1-2 क्वेश्चन आए हुए थे, है ना बेटा? ये क्वेश्चन पूछी हुई थी। यस सर। तो ये हालांकि ये सिलेबस में नहीं है हमारे पास ये, मगर फिर से वही चीज है कि आपने थोड़ा पढ़ना पड़ जाएगा। ये तो बिल्कुल जरूरत नहीं ना, मास स्पेक्ट्रोग्राफ का क्वेश्चन भी नहीं है, मगर मास स्पेक्ट्रोग्राफ चूंकि हम चैप्टर में 14-15 में इतना ज्यादा डिटेल में चीजें डिस्कस कर चुके हैं, वो हमें ऑलरेडी चीजें पता है। यहाँ पर जब बातें हैं मास डिफेक्ट के अंदर, तो मुझे कोई शॉर्टकट में बता सकता है मास डिफेक्ट इन शॉर्ट है क्या? किसी को हो मास डिफेक्ट है क्या? सर जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में उलझते हैं, उसका मास कम होता है। चाहिए कि जब हम इसे अलग-अलग तोड़ दें तो उनका मास ज्यादा होगा। तो ये जो डिफरेंस इसे मास डिफेक्ट कहते हैं। वह बहुत अच्छे। और ये डिफरेंस जो होता है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसका? ये जो मास जो कम होता है
तो वो बकाया जो मैस है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है कि वो उसने उसको बाइंड करके रखा हुआ है। और यहाँ पे भी देखें E = mc स्क्वायर की इक्वेशन यहाँ पे जस्टिफाई करती है। यहाँ पे जो मैस था एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही आप उसको दोबारा से स्प्लिट करते हैं तो दोबारा से वो एनर्जी मैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ओके। डेफिनेशन लिखी हुई है, द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियाई इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ masses ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। यहाँ पे मैं जो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे पहले हमारे पास क्या आएगा, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैलकुलेटेड मास, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको उसका मास से मल्टीप्लाई करेंगे, उनका सम करेंगे। ये आपका कैलकुलेटेड मास है जो इंडिविजुअल आपने किया। और फिर जो टोटल एज अ होल किसी उसका जो भी आपका एटम है उसका आपने मास कैलकुलेट किया, ठीक है, तो वो न्यूक्लियस के साथ उसका मास आपने कैलकुलेट किया, तो वो आपका एक्सपेरिमेंटल मास है। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो मास डिफेक्ट डेल्टा एम कहला रहा होगा। इज इट क्लियर पॉइंट बेटा? ये पॉइंट क्लियर है आपको? एक्सक्यूज मी सर, ये दोबारा बता दें। अच्छा, अभी बेटी ने कहा सब दो चीजें। बेटी ने कहा कि आप इंडिविजुअल जो है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करें, ठीक है, उनका जो मास है ना, उनका मास इंडिविजुअल का वो मास ग्रेटर होगा अगर आप टोटल जो मास करें एज अ होल न्यूक्लियस के साथ। यही बात हुई है ना, है ना बेटा? जी सर। तो ये कितना बड़ा होगा? सपोज करते हैं इसका मास मैं कह लेता हूं 10 आ रहा है, ठीक है, 10 सपोज कर लेते हैं, मैं इसका कोई यूनिट ले लेता है मास का, 10 आ रहा है, 10 एटॉमिक मास यूनिट आ रहा है सपोज। इसका जो मास है मास ऑफ न्यूक्लियस जाहिर है इससे थोड़ा कम होगा, इसको 9 ले लेते हैं, तो डिफरेंस कितना आया है ना, 1 आएगा ना, 1 ही आपका बेसिकली मास डिफेक्ट कहला रहा है। आइए इसको इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। ये मास ऑफ प्रोटॉन, अब देखें एक तो नहीं होता वहां पे 10 हो तो उसको Z से मल्टीप्लाई करते हैं, ZMP, फिर प्लस n इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसको मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे मास ऑफ न्यूक्लियस। सिर्फ इसी चीज को मैंने यहाँ पे इक्वेशन में यूं ट्रांसफॉर्म कर दिया। होता ये कि हमने इस तरह से इस इक्वेशन को देखा नहीं होता, तो बस देख पहली दफा रहे हैं इस तरह से, इससे थोड़ी डिफरेंट लग रही है नहीं? सही है बेटा? जी सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम बेटा। अब हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। बाइंडिंग एनर्जी में क्या है कि व्हेन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन come together to form a nucleus, a small part of their mass is converted, released in form of electromagnetic radiations. When the nucleus is to be broken up, same energy has to be supplied. Same energy supply करनी पड़ेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? एनर्जी, ये पहले मैंने बाइंडिंग एनर्जी की कंडीशन बता दी, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए ताकि जो बच्चे समझना चाहते हैं इसको। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल कंडीशन दोबारा रिपीट न्यूक्लियस, कर। मैं करता हूं पहले बाइंडिंग एनर्जी की तारीफ देखें, फिर मैं ऊपर बताता हूं आपको। बाइंडिंग एनर्जी क्या कहलाता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल न्यूक्लियॉन्स अवे फ्रॉम वन अनदर। जैसी बात, जिनको जोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए भी उतनी ही चाहिए होगी ना, यानी कि उसने उस टर्म में बात कर ली, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी का मकसद क्या है, वो ऊपर मकसद लिखा मैंने। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के करीब आते हैं टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, तो देखें ना, अभी आपने कहा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास होता है इंडिविजुअल का वो ज्यादा होता है न्यूक्लियस से। तो वो कहता है कि जाहिर बात है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब आप करीब लेके आ रहे हैं तो स्मॉल पार्ट ऑफ देयर मास इज कन्वर्टेड या रिलीज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, थोड़ा सा पार्ट एनर्जी की फॉर्म में निकल गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज हो गया, वो एनर्जी ही है। अब उतनी ही एनर्जी अगर आपको दोबारा देनी पड़ेगी, देखें यहाँ पे मैंने यही कहा ना कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट करने में भी उतनी एनर्जी है और जोड़ने में भी उतनी एनर्जी है। तो कहता है कि व्हेन न्यूक्लियस इज टू बी ब्रोकन अप, सेम एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड, और आपको एनर्जी भी फिर सेम सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ये दो बातें उसने की हैं कि जितनी जितनी उसको जोड़ने में जो इजाफी थी न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो मास था वो एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज हो गया, और सिमिलरली उनको फिर तोड़ने के लिए भी उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है बेटा?
हेलो मुरसलीन, यस सर। ठीक है बेटा, सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? यस सर। ओके, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं करना है आपने, सिंपल जो ये मैथ है ना, इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो यही मैथ एनर्जी में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, बस यही किया है इस फॉर्मूले में। और ये हम याद करें कि इंटर के अंदर सेकंड ईयर में जब इसके न्यूमेरिकल देखते थे तो बहुत खतरनाक लगते थे, है ना? यस सर। हम देख के दिल ही नहीं करता था ये वाला काम करें ना करें, है ना? तो कहते थे इतना लंबा फॉर्मूला, ये समझ ही नहीं आ रहा। तो बड़ा सिंपल सा है कि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इनका सम ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है वो मास ऑफ न्यूक्लियस से माइनस कर देंगे उतना, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो वही चीज बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होकर पता चल जाएगा कि इसकी कितनी बाइंडिंग एनर्जी है। यहां तक देखिए सब बच्चों को क्लियर है पॉइंट ये? यस सर। यस सर। अब बाइंडिंग एनर्जी हमने निकालना है, मैंने स्टार लगाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो आपके एमसीक्यूज में पूछा गया हुआ है कि बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपने जो भी मैथ है ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करके ना, तो जो भी मैथ्स में चेंज आता है उसको आप 931 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 931 से, वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ये आपके पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिससे आप उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। ओके सर। ओके, यहाँ पे दो बातें फिर और कर लेते हैं इसकी, फिर हम आगे चलेंगे रेडियो एक्टिविटी पे। न्यूक्लियॉन नंबर क्या होते हैं? सर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। शाबाश, खत्म हो गई बात। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन स्टेबिलिटी की होती है, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगी उतना एलिमेंट आपका मोर स्टेबल होगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर आप बात करें, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियॉन नंबर के अप टू आयरन। ठीक है, और आयरन के बाद क्या होता है? आयरन के बाद क्या होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, और इसका ग्राफ भी आपने पढ़ा हुआ है ना, इस तरह से कर्व होता है ग्राफ, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, बेसिक रखेंगे। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आयरन की कैसे कितनी होती है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, सबसे मैक्सिमम होती है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आयरन की। उसके बाद फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है बेटा, 8.8 सबसे ज्यादा किसकी होती है? आयरन की होती है। याद रहेगी बात ये? यस सर। ओके, अब हम बात कर रहे थे यूरेनियम की, बात कर लेते हैं। यहां पर हम ओनली एलिमेंट, इनकी जरूरत नहीं है, मतलब ये तो वैसे ही लिखा हुआ है ना उसने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और उसका हाइड्रोजन एटम डेल्टा एम ओवर ए, ये कितना आएगा? जी बेटा, इसका डेल्टा एम कितना आएगा इसका? मुरसलीन, सर जी जीरो। जी सर। जीरो आएगा ना? क्यों जीरो आएगा? डेल्टा एम क्यों जीरो आएगा? क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन का ही प्रोटॉन से डिफरेंस ले लेंगे तो वो तो जीरो ही बन जाएगा। उसमें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसमें कौन सा बाइंड करने की जरूरत है ना? यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करना हो तो होगा ना। इसका बस एक यही बहुत अच्छा सा एमसीक्यू था, तो मैंने कहा साथ बता दो। ठीक है बेटा, इसका डेल्टा एम जीरो आता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। यूरेनियम की अगर हम बात करें, अब यूरेनियम हमें लगता है ना कितना खतरनाक एलिमेंट है, यूरेनियम बहुत ज्यादा खतरनाक है। Yes, मगर sir. यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 7.6 होती है और ये आयरन से कम है। मगर चूंकि हम पढ़ते हैं इसको, टोटल बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात नहीं करें, टोटल बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, तो वो ज्यादा होती है यूरेनियम की। वो किस तरह से?
देखिए यूरेनियम के अगर मैं इसको ए के ऊपर भेज दूं तो ये हो जाएगा a इंटू 7.6, और कितने हमारे पास इसका न्यूक्लियन होता है 236, 236 को 7.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी 1793 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। मगर वही अगर मैं आयरन की बात करूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो तो 8.8 थी, और इसको ए भेजूं ऊपर तो 56 होता है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 492 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करूं तो वो आयरन की ज्यादा है, मगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी की बात करूंगा तो वो किसकी ज्यादा होगी, वो फिर किसकी ज्यादा होगी, यूरेनियम की ज्यादा होगी। और आयरन क्यों, आयरन मोस्ट स्टेबल है इसलिए। अच्छा ये वो चीजें थी जो एडिशनल थी जो मैंने अभी बताई हैं आपको, ठीक है। मगर अब हम स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी जो आपके सिलेबस के अंदर शामिल भी है, ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ से पहले पहले तक, कल हम पढ़ेंगे सारा आर्टिकल हाफ लाइफ का और रिलेटेड हाफ लाइफ के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है बेटा। तो पहले हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक तो स्पॉन्टेनियस, स्टोकास्टिक, ठीक है, इमिशन है अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस का, ये एमसीक्यू की स्टेटमेंट थी, जिनके एलिमेंट एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होता है। 82 हो गया तो क्या हुआ, कौन बताएगा मुझे, 82 होने में क्या होता है, रेडियो एक्टिव। दूसरा नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर नहीं रहते, कौन ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा होते हैं, प्रोटॉन नंबर ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, न्यूट्रॉन सर। शाबाश, न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा होना शुरू होते हैं, न्यूट्रॉन नंबर ग्रेटर देन होता है प्रोटॉन नंबर से, ये अनस्टेबिलिटी की इशू बनता है। और यही चीज अभी हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला, कि इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आई है, कि न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए तो कम हो गए, क्या वजह हो रही है, क्या मसला क्या है। तो दूसरी बात, तो इसका मतलब है जो ग्रेटर देन 82 है, जो ग्रेटर देन क्या है 82 है, उनका मसला है। तो इसका मतलब है अभी जो आपने कहा ना स्टेबल, हम वहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिहाज से आयरन को देखते हैं स्टेबल, मगर अगर मैं उसकी बात करूं स्टेबिलिटी की, कि जो अपने आप को रेडियो एक्टिव नहीं बना सका, उससे पहले पहले तक स्टेबल रहा, वो एलिमेंट कौन सा होता है, वो लेड होता है। तो अगर आपको पता हो कि हम गैमा रेडिएशन को रोकना होता है तो हम लोग लेड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेबल एलिमेंट होता है, नॉट गिव फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और ये रेडिएशन जो होती हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशन उसको होल्ड डाउन करता है, आगे पेनिट्रेट नहीं करने देता, स्टेबल होता है ना, ठीक है बेटा। ओके, सबसे पहले किस हजरत ने एक काम किया था, डिस्कवर्ड इन 1896 बाय हेनरी बैकरल। फिर मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी आए, ये दोनों कौन थे, इनका क्या रिलेशन था आपस में, हस्बैंड वाइफ। हाँ शाबाश, अक्सर बच्चे समझते थे ये बहन भाई हैं, क्योंकि क्यूरी आ रहा था ना साथ, तो शायद पेरेंट्स ही ऐसे नाम रखते हो ना बहन भाइयों के एक जैसे जैसे, तो मगर खैर इत्तेफाक हुआ होगा। तो मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी ने डिस्कवर किया पोलोनियम एंड रेडियम। ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से डिस्कवर हुआ था या आर्टिफिशियल से, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सर आर्टिफिशियल। नहीं आर्टिफिशियल नहीं था ये, आर्टिफिशियल वाले वो जूलियट था और आयरीन था, मेरे पास लिखा होना वो भी। ये आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिविटी पेज शो हो रही है स्क्रीन, मैंने पूरे वैसे नोट्स आपको अभी सेंड कर देता हूँ। किसने आर्टिफिशियल, हाँ सॉरी, देखें अभी स्टिल हुई है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी शो हो रहा है स्क्रीन पे। यस सर, शो हो रही है स्क्रीन पर। ओके, हाई एनर्जी पार्टिकल को आप स्टेबल एलिमेंट में आप फ्यूज करवाते हैं तो फिर वो भी बेचारा अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि वो चैन से जिंदगी गुजार रहा है, उसको भी आप चाह रहे हैं ना गुजारे, तो वो स्टेबल वाले को भी आप अनस्टेबल ऐसे करते हैं। यानी कोई बंदा सुकून से बैठा हो ना, तो आपका अक्सर होता है कि हम सराउंडिंग में उसको एवं जाके तंग करते रहते हैं, कि हम नहीं चाहते वो सुकून से बैठे, उसको जो बहन भाई अक्सर करते हैं, तो दूसरा बंदा पिंच करते हैं तो वो तपना शुरू हो जाता है, तो ये सिचुएशन आती है। तो ये इन्होंने तो ये डिस्कवर कर दिया पोलोनियम और रेडियम। अब इसमें अल्फा पार्टिकल्स हीलियम पार्टिकल्स कहलाते हैं, बीटा पार्टिकल्स में नेगेटिव बीटा, पॉजिटिव बीटा, और जो गैमा रे के फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स की रेज होती हैं। फोटॉन के बारे में तो वी हैव डिस्कस थॉरली कि फोटॉन क्या होते हैं। अब इनका मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इन मैग्नेटिक फील्ड दोनों डिस्कस करते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास एक लेड शील्ड ली आपने, देखिए ये इसका जो एक्सपेरिमेंट था हेनरी बैकरल का, क्या कहता है ये? हाँ बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ओके, यहाँ पर नोट करें, ये बच्चे ने इनकी तस्वीर सेंड की है। इनके अगर कभी आप हाथ देखें, जो इन्होंने मैनकाइंड के लिए जो वर्क किया है, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है, मैं ये कहता हूँ। और इनकी जो बुक्स हैं आपने पढ़ा भी होगा, अभी तक कहते हैं कि 1500 ईयर्स तक मजीद स्टिल रेडियो एक्टिव रहेंगी। और वो लोग, इनका जो कॉज ऑफ डेथ था वो भी यही था, एक्सेस रेडिएशन थी। ओके, लेड जो था, लेड शील्ड जो था, ये देखें लेड इस्तेमाल कर रहे हैं, एक रेडियो एक्टिव सैंपल आपने अंदर रखा। लेड क्यों है? क्योंकि लेड के अंदर सारी सारी रेज एब्जॉर्ब हो जाएंगी। आपने दो इलेक्ट्रोड्स, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिया, जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहां से आपने रेडिएशन को गुजरने दिया। आपने देखा कुछ रेडिएशन जो है स्ट्रेट जा रही है, कुछ इस तरह बेंड हो रही है, और कुछ राइट साइड में, ठीक है, कुछ इस तरह बेंड हो रही होगी। ये एक रे मैंने एडिशनल बनाई है, अभी ये नहीं बनी हुई, तो ये हम बनाएंगे। अब देखें, पहली जो स्ट्रेट रे गई अनडिफ्लेक्टेड, उसको क्या नाम दिया आपने? गैमा रेज। वेरी गुड। जो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई वो कौन सी हुई? बीटा। 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 जो थोड़ा नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई वो कौन सी थी? अल्फा। और एक और रे जो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, ये कौन सी है? पॉजिटिव बीटा। सर बीटा पॉजिटिव। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये पॉजिटिव बीटा है। अब अगर आप गौर करें, बाज बुक्स में ना डिफ्लेक्शन का थोड़ा डिफरेंस आता है। हालांकि देखा जाए तो अल्फा में डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, क्योंकि वो हैवी पार्टिकल है ना, इतनी इजीली डिफ्लेक्टेड नहीं होता, इसलिए मैंने उसका कर्वेचर कम रखा हुआ है। आप देख सकते हैं बेंडिंग कम है। मगर बीटा, ऊपर पॉजिटिव बीटा और नेगेटिव बीटा को मैंने सेम बेंडिंग का इफेक्ट दिया है, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि अल्फा में इतनी बेंडिंग नहीं आती ड्यू टू हैवी मास। ओके हो गया, आगे चलते हैं। यस। ओके, अल्फा एंड बीटा पाथ आर कर्व्ड, कैन नॉट बी सर्कल। ये सर्कल नहीं हो सकते। कौन बताएगा सर्कल में क्यों नहीं हो सकते? ये एमसीक्यू है आपका। रिपोर्ट की वजह तो नहीं। और बेटा और कोई एक्सप्लेन करे? 55 रोल नंबर किधर है आज? आए हैं? यस सर। हाँ बेटा बताइए। इनका पाथ सर नहीं पता। ओके कोई बात नहीं। 29 एनी गैसेस, इसका पाथ कर सर्कल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं अभी आप लोगों ने अभी पूरा मुझसे चैप्टर 12 से लेके 20 तक पढ़ लिया हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप इस चीज का आंसर करें मुझे। नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स नहीं होती। दोबारा बोलिएगा बेटा, अब रोल नंबर क्या है आपका? 41। शाबाश। अब ये स्टेटमेंट दोबारा बोलें। नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स नहीं होती। और बिल्कुल ठीक है, नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स नहीं होती। और इसको और इलैबोरेट करें, कौन करेगा? 29 रोल नंबर। आपके तो जवाब नहीं आया। नहीं होता। नहीं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन देख रहे हैं ना, मोशन हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ साथ साथ यही चीज। चले मैं फिर से बताता हूँ दोबारा से, सब स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। ये पॉजिटिव प्लेट है, अब आप उसका खुद आंसर कर देंगे, मुझे करने की जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होंगी, है ना बेटा? ऐसे ही है ना? हेलो। Yes. और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मैं यहाँ भेजता हूँ, और पेंडिकुलर भेजूंगा, क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा नेगेटिव की तरफ। रिफ्लेक्ट होगा नेगेटिव की तरफ और एक्सेलरेट होता चले जाएगा। इसी तरह से होता है ना, सर्कल में तो नहीं कन्वर्ट हो सकता ना? हाँ, तो क्योंकि उसको जो बेटी ने पहले बात की थी कि इसको कोई साइंटिफिक फोर्स नहीं है कि इसको बेंड कर सके, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज मूव करता है तो स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, जो उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है।
अब पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इसलिए दोनों बेंड नहीं होते, सर्कल में बेंड नहीं होते। अब हम बात करें मोशन। हाँ जी सर, अगर यही पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में हो जाए तब तो बेंड होगी ना। अब मैं वही बताने लगा, अगला पार्टिकल वो तो बनेगा, क्यों नहीं सर्कल बनेगा। अब वही देखो दोनों है ना, मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, यही मैंने दोनों इसलिए ऐसे हाईलाइट किए ताकि प्रॉपरली तरीके से आपको क्लियर हो जाए। डिफ्लेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन बाय मैग्नेटिक फील्ड अब हम देख रहे हैं। अब यहां पे मैंने डॉट लगाया था, देखें ब्लू कलर से डॉटेड सिंबल है। पहले मैंने ऊपर देखें एक अल्फा सोर्स को मैंने इंजेक्ट किया इसमें, ये अल्फा सोर्स का पाथ बन रहा है। मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। ये देखें ये अल्फा सोर्स का जो है ना पार्ट बन रहा है, ये वाला इस वक्त। ये मैंने दोबारा एरो पुट किया। सवाल पैदा होता है यहां पर कि पहली चीज कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट ऑफ द प्लेन है ना बेटा। अपने फिंगर्स को अपने फेस की तरफ करें, ठीक है। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, फिंगर्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो थंब है वो आपकी वेलोसिटी को, जो राइट साइड पे जा रहा होगा, और आप देखें आपकी जो हथेली है वो डाउनवर्ड आ रही है, इसी तरीके से आ रही है ना। यस सर। तो उसका मतलब है उस पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगी अल्फा पार्टिकल में, चूंकि पॉजिटिव है, तो इसलिए उसका बेंडिंग इस तरह से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक हो गया ये पॉइंट। जो गैमा रे का फोटोन है वो बिल्कुल बॉटम में सबसे नीचे मेंशन किया है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड रहेगा। उसमें मैग्नेटिक फील्ड्स कोई भी अफेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि वो न्यूट्रल है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, अनडिफ्लेक्टेडली सीधा चले गया। अब आया बीटा सोर्स। बीटा में दो हैं, एक फास्ट मूविंग है, हाई एनर्जी है, एक लो एनर्जी है। पहले एक फास्ट एनर्जी को समझते हैं। ये फास्ट एनर्जी में जा रहा है, बीटा पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। बीटा पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमारे पास इसका भी अगर बनाए, जो आपकी हथेली थी वो डाउनवर्ड आ रही थी, बीटा के लिए जाहिर बात है ऊपर की तरफ होगी, तो ये बेंडिंग अपवर्ड की तरफ आपको शो करेगा, ठीक है। अगर तो फास्ट मूविंग है, जिस तरह से आपको पता है कि अक्सर जब बाइक चला रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, अगर आपको एकदम से शार्प यू टर्न लेना पड़ जाए तो आप इतनी आसानी से नहीं ले सकते, आपका टर्न थोड़ा एक्सटेंडेड होता है। वहीं अगर आप स्लो स्पीड में हो तो आप उसका शार्पली आराम से उसका टर्न ले सकते हैं। यही फिनोमेना यहाँ पे लगता है कि स्लो एनर्जी के हैं, स्लो मूविंग है, तो वो उनकी बेंडिंग आसानी से हो सकती है। तो यहां तक बताइए ये पॉइंट क्लियर है। ये सारे एमसीक्यूज हैं। अब एक और बनाता हूं, अब मैं एक और बनाता हूं कि एक और पार्टिकल यहां से यूं बेंड कर गया, और ये पार्टिकल कौन सा होगा। नहीं, बीटा पॉजिटिव होगा, बेंडिंग सेम बनाई ना मैंने, हाँ वो अल्फा बीटा पॉजिटिव होगा। अब रेडियस ऑफ जो अल्फा है, अगर आप गौर करें, ये अल्फा का जो था रेडियस जो था वो बीटा से ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका मैस ज्यादा होता है, इसलिए इसका रेडियस ज्यादा होता है। और ये चीज हम अभी हम ऊपर एक छोटे से रिलेशन में अगर मैं देख के आए थे, मैं एक बार रिपीट कराता हूँ। ये आप देख के आए हैं, जब मैस स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़ते हैं ना, वहां पे आप देखते हैं कि मैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के स्क्वायर के। जो ज्यादा मैसिव होगा उतना उसका बड़ा रेडियस होगा। ठीक हो गया बेटा, क्लियर, वेरी गुड। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है, द फिनोमेना इन विच, अच्छा ये सारे एमसीक्यू है। द फिनोमेना इन विच न्यूक्लियस चेंजेस टू अनदर न्यूक्लियस ड्यू टू इमिशन ऑफ रेडिएशंस। पहली चीज जिसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन डीके। रेडियो एक्टिविटी ये आपने सुना भी होगा, आपने बहुत सारी दफा देखा भी होगा। रेडियो एक्टिविटी द प्योर न्यूक्लियर फिनोमेना, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उन चीजों से ये अफेक्ट नहीं करेगा, प्रेशर वगैरह से। तो ये एक नेचुरल प्योर फिनोमेना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज, सब के सब एप्लीकेबल है, कुछ भी ऐसा नहीं जो एप्लीकेबल ना हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके आपके कैलकुलेशन वाले सवाल आते हैं, मैंने क्वेश्चन भी नीचे पुट डाउन किए हैं, और ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, ये बड़े अच्छे तरीके से आपने उसको कवर करने की कोशिश करनी है। देखें, अब हम अल्फा को डिके करवा रहे हैं। ये आपके पास एक एक्स एलिमेंट है, ठीक है, जो आपका इसने डिके करना है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये इसका जो है अल्फा है, अल्फा हीलियम पार्टिकल होता है, हीलियम निकल आया, अल्फा निकल आया, तो ये आपका एटॉमिक मास में से -4 की कमी हो जाएगी,
ये 4 है तो इसको बैलेंस करने के लिए -4 ऐड करना पड़ेगा, और ये 2 है तो प्रोटॉन नंबर में -2 ऐड करना पड़ेगा। पिछला वाला पेरेंट न्यूक्लियस कहलाता है और बाद वाला डॉटर न्यूक्लियस कहलाता है। तो ये अल्फा पार्टिकल निकला है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जरूरी है स्टडी करना। अभी हम वो भी वन बाय वन करते चले जाते हैं। तो पहली बात है यूरेनियम 238 का आइसोटोप। ये TH क्या होता है? थोरियम। यस सर। यस थोरियम। यस वेरी गुड, थोम से याद रख लें 234 90 और ये हीलियम का आइसोटोप। अब देखा जाए तो अगर तो ये मैं इसको क्वेश्चन में बनाता हूं कि सपोज करते हैं, मैं नीचे क्वेश्चन बनाए हैं इसके, एक मिनट मैं देख लूं। जी मैंने बनाया है, मगर हम यहाँ भी देखते हैं। ये हमारा आज का मेन आर्टिकल है, ये कवर हो जाता है तो कल वाला वीडियो हमारे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि रेडियो एक्टिव काफी अच्छा खासा है। तो ये 238। अब मैं बात करता हूँ कि 2 अल्फा पार्टिकल अगर निकल जाते हैं, क्या निकल जाते हैं? 2 अल्फा। तो बताइए जो आपका जो भी अगला डॉटर न्यूक्लियस बनता है वो क्या होगा? और ये 2 अल्फा पार्टिकल निकल गए, ठीक है बेटा? तो बताइए यहाँ पर 2 कितना आएगा ऊपर? कितना बचेगा इसका एटॉमिक मास? कितना बचेगा? वेरी गुड, ये 230 बच जाएगा। एक्सीलेंट। और यहाँ पे कितना बचेगा? 88। एक्सीलेंट। अब यही सवाल रिवर्स ऑर्डर में भी आता है कि सपोज कर लेते हैं कि आपका एक यूरेनियम था, वो 238 आइसोटोप था उसका और 92 था, ठीक है? कहता है क्या हुआ कि उसमें से 4 अल्फा पार्टिकल्स निकल गए। तो बताइए कि उसके बाद जो है बल्कि एक और करते हैं, इसको यूं कर लेते हैं कि आपका जो एक्स आया वो आया 226 और यहां पे आया 86। कहता है कितने अल्फा पार्टिकल निकले होंगे? शाबाश, यानी कि 3 अल्फा पार्टिकल निकले होंगे, तभी ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हुई है। इज इट क्लियर? वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे 2 अल्फा था, वो पीछे ही है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें RA क्या होता है? रेडियम। रेडियम और RN रेडॉन और हीलियम। इसमें से भी मैंने मतलब एक हीलियम का आइसोटोप निकाला, जाहिर सी बात है जो रेडियम है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडॉन में, 4 ऊपर से माइनस होगा एटॉमिक मास में से और 2 एटॉमिक नंबर से। यहां पर कहता है Z डिक्रीज हो रहा है बाय 2 और A डिक्रीज हो रहा है बाय 4। इसमें जो पेरेंट, इसका एक बहुत जबरदस्त MCQ आता है। पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर कॉल्ड आइसोडाइफर्स। इनको आइसोडाइफर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? एंड क्यों कहते हैं? न्यूक्लियाई विद सेम न्यूट्रॉन एक्सेस। जो न्यूट्रॉन की जो एक्सेस है, न्यूट्रॉन जो है उनके पास वो क्या रह रहा है? सेम रह रहा है, ठीक है बेटा? सपोज करते हैं कि अगर मैं यूरेनियम की बात करता हूं, यूरेनियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? अभी ये ऊपर वाली क्वेश्चन ले रहा हूं, कितने हैं? 146 है। है ना बेटा? यस सर। जी सर। और थोरियम में कितने हैं? 140 144 है। तो यहां पे अगर मैं N/Z का रेशियो लेता हूं तो वो इंक्रीज करता है आफ्टर अल्फा डीके। वो क्या करता है? अल्फा डीके के बाद क्या करता है? इंक्रीज करता है। और इसके अंदर अगर आप न्यूट्रॉन नंबर माइनस करें प्रोटॉन नंबर दोनों में, तो दोनों का आंसर कितना आता है? 54 आता है, जो इंडिकेट करता है कि जो न्यूट्रॉन की जो एक्सेस है वो दोनों में क्या है? सेम आ रही है, ठीक है बेटा? इनका डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस से ले लेंगे और इसका ले लेंगे न्यूट्रॉन का, तो हमारे पास कितना आएगा? एक का 54 आएगा, दूसरे का भी 54 आएगा। इसको हम न्यूट्रॉन एक्सेस कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये आइसो डायाफर्स है। इज इट क्लियर? ये देखें, इसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं यूरेनियम में टोटल कितने हैं? 146 हैं। मगर जब मैं इसका डिफरेंस लूंगा प्रोटॉन नंबर से, तो ये इसका 92 लिखा है ना, 92, ये 146 को 92 से माइनस करूंगा, कितना आएगा? 54 आएगा। सिमिलरली 144 को मैं माइनस कर दूंगा 90 से, तब भी कितना आएगा? 54 आएगा। यानी कि ये न्यूट्रॉन की जो एक्सेस है प्रोटॉन के लिहाज से, न्यूट्रॉन की जो एक्सेस है प्रोटॉन के लिहाज से, वो दोनों की सेम आ रही है।
इसलिए हम इसको आइसो डायफर्स कहते हैं। इज इट क्लियर? यस यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं बीटा डीके की। अभी हम इसको सबको कलेक्टिवली इकट्ठा भी सर एक जगह ये सम अप करते हैं। एक्सप्लेन कर रही है n/z इंक्रीज किस तरह हो रहा है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। न्यूट्रॉन n/z इंक्रीज आफ्टर अल्फा डिके। अल्फा डिके के बाद दोनों क्या करते हैं, अल्फा डिके के बाद n/z क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपके पास इसमें से पहले आप निकाले ना, ये आपका ये यूरेनियम है 238/92 ना, इसका n कितना था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिके होने से पहले 92 था, और इसका वो कितना है, z कितना था इसका, सॉरी इसका न्यूट्रॉन कितना 146, माय मिस्टेक 146, z कितना है इसका 92, और फिर डिके होने के बाद न्यूट्रॉन कितने रह गए 144 रह गए, और ये z कितना आ जाएगा इसका 90। 90। इन दोनों को डिवाइड करें, कितना कितना आंसर आ रहा है, वन 146 डिवाइड बाय 92, 1.58 आ रहा है इसका, ठीक है, इसका 1.58 आ रहा है, और इसका आएगा 144 डिवाइडेड बाय 90, ये कितना आ रहा है 1.6 आ रहा है। तो ये नजर आ गया हमें कि ये डिके करने के बाद जो n/z का रेशियो है वो इंक्रीज कर जाता है अल्फा डिके के बाद। अब ठीक हो गया? यस सर, इम्यूनिटी अब बिल्कुल ठीक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब हम बीटा डिके की बात कर लेते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स देख लें, सब ओके ना, सब बच्चे, सबको क्लियर है पॉइंट ना? सर ये एक्सेस सॉरी बेटा, कौन सा पॉइंट कहा है आपने? सर ये मैं बोल रही थी कि एक्सेस लिखा हुआ है ना, तो इसे एक्सेस ही होना चाहिए, लाइक A सी लाइक इससे कंफ्यूजन हो रही है ना। शायद एक्सेस मेरे ख्याल से ज्यादा वाला एक्स्ट्रा जो सर मैंने ये अभी access- गूगल पे सर्च किया था तो उसके ऊपर था कि मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जिसको एक्सेस हो, एक दफा देखें आप। मैं एक्सेस देख रहा हूँ, एक्सेस किसे कहते हैं, जरूरत से ज्यादा, वही एक्सेस, यही मतलब है ज्यादा, कि जो न्यूट्रॉन की जो तादाद है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिहाज से कितने ज्यादा हैं, सही लिखा हुआ है एक्सेस, यही वाला एक्सेस है वो। ओके सर, मुझे लगा कि वो मतलब जो इनकी अवेलेबिलिटी उसके लिहाज से बोल रहे नहीं वो नहीं, ये कितना उससे ज्यादा है वो है ज्यादा वाला है। हैं। ओह ओके सर, समझ आ गया। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, बीटा डिके देख लेते हैं, बीटा गैमा, ठीक है, ये 2 पॉइंट रह गए हमारे पास। बीटा डिके की बात कर लेते हैं। एक्स, यहाँ पर फिर से अगर बीटा निकलता है तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन निकला है, -1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जाहिर है इसके इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ +1 करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन सब बच्चों ने याद रखनी है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आपसे। देखें जो भी मैंने बताया था ना आपको कि न्यूट्रॉन एक्सेस है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से, इसलिए वो रेडियो एक्टिव बनता है। देखें यहाँ पर, देखें ये न्यूट्रॉन जो होता है ना, एक्सेस होने की वजह से वो चाहता है मैं बराबरी पे आ जाऊं, मैं प्रोटॉन में डिके कर जाता हूं ताकि वो बैलेंस हो जाए, इस तरह से कुछ करने की कोशिश करता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके करेगा बाय इमिटिंग इलेक्ट्रॉन। अब आप इक्वेशंस को देखें, बैलेंस हो रही है, ये +1 और ये -1 0, ऊपर +1 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, लेफ्ट और राइट आप देखें इक्वेशन बैलेंस हो गई। यस सर। देखें अब न्यूट्रॉन किसमें डिके किया, प्रोटॉन में, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, एक थोड़ी एनर्जी निकलती है, थोड़ी सी लार्ज कह रहा हूं, इसमें एंटी न्यूट्रिनो निकलता है जो मैसलेस होते हैं, ये भी याद रखेगा, ये एनर्जीज है मगर ये मैसलेस होती है। फिर ये था नेगेटिव बीटा डिके। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव बीटा डिके की बात करते हैं। यहाँ पे वही ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, प्रोटॉन निकलेगा उसमें ना, सॉरी पॉजिट्रॉन निकलेगा उसमें से +1 करके, तो इसमें क्वेश्चन में यहाँ बैलेंस करने के लिए Z-1 कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोटॉन डिके कर रहा है न्यूट्रॉन में, ऊपर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में था, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके करेगा, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन में डिके कर गया, और साथ में क्या निकला, एक पॉजिट्रॉन निकला, ठीक है, और साथ में ऊपर एंटी न्यूट्रिनो था, नीचे क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो। वो आपसे पूछते हैं कि जब ये न्यूट्रिनो आपका नेगेटिव बीटा डिके में निकलता है, पॉजिटिव बीटा डिके में निकलता है, याद रखें पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव न्यूट्रिनो होगा,
और अगर नेगेटिव बीटा है तो एंटी न्यूट्रिनो होगा। इसको इस तरह से लिंक कर लें, आसानी से याद रहेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, Z डिक्रीजेस, यहाँ पे Z क्या करता है? डिक्रीज करता है इस फॉर्म में जब आपका नेगेटिव बीटा होता है ना बेटा? ये Z डिक्रीज कर रहा है ना नेगेटिव बीटा में। अब पॉजिटिव बीटा में क्या होता है? मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया? नेगेटिव बीटा में Z+1 होता है और पॉजिटिव बीटा में -1 होता है। मैंने कहा था आगे भी लिख दिया, ठीक है? बाय 1 A रिमेन्स सेम रहेगा। पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। आइसोबार्स होते हैं। आइसोबार्स हमने पहले पढ़ के आए थे, क्या होता है आइसोबार्स? क्या होते हैं? जिनका A जो है एटॉमिक मास, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सेम रहता है। इसका N/Z रेशियो डिक्रीज होता है आफ्टर बीटा डिके और इंक्रीज होता है आफ्टर पॉजिटिव बीटा डिके, ठीक है? क्योंकि एक में प्लस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, उसमें माइनस हो रहा होता है। इसमें Z प्लस हो रहा होता है तो डिक्रीज करेगा, नेगेटिव दूसरे वाले में माइनस होगा तो वो इंक्रीज कर जाएगा। सही हो गया बेटा? और लास्ट हमारा आज का आर्टिकल में गैमा डिके आएगा। ये इस पे एक हमने कंसीडर किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, X इस पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है? और ये स्टार का मतलब होता है ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर मौजूद है। ये बस डी एक्साइट होता है, इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सब सेम रहता है। इसमें बस जब डी एक्साइटेशन का साइन हट जाता है और साथ में गामा रे की रेडिएशन इमिट आउट होती है। बिफोर गामा रेडिएशन देयर आर अल्फा एंड बीटा इमिशन डिके took place in nucleus and releases some energy, and by absorbing that energy nucleus becomes excited state, ठीक है? ये मैंने उसका रीजन बताया कि जब अल्फा और बीटा इमिट होता है तो न्यूक्लियस क्या होता है? एक्साइट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है ड्यू टू डी एक्साइटेशन। जब वो डी एक्साइट होता है तो गामा रेडिएशन टुक प्लेस करती है। इसमें अंडरस्टूड है N/Z सेम रहेगा। N/Z क्या रहेगा? सेम रहेगा। पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई को हम कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स किसे कहते हैं? जिसमें N और Z क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? आइसोमर्स क्या होता है? जिसमें हाँ, ये आपका चेंज दोनों में नहीं आता। और ये एक MCQ है, ये आपका होमवर्क में, ये आपने प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी कि हमारे पास इसमें से एक अल्फा निकला, 2 बीटा निकले, मैं भी फाइल दे रहा हूँ तो उसके मुताबिक डॉटर न्यूक्लिया में क्या फर्क आएगा, 6 अल्फा 4 बीटा निकले तो क्या फर्क आएगा। ये आपने इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है। मैंने कुछ नोट्स दिए, उनमें भी देखिएगा। कल इंशाल्लाह आके हम पहले हाफ लाइफ करेंगे, फिर दोनों टेस्ट डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए हम यही तो रखते हैं, ठीक है बेटा? ओके तो बेटा। ये जो आपने क्वेश्चंस वर्क में